रहे हम स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि स्केलेटल मसल की डिटेल स्ट्रक्चर क्या है। जी, स्केलेटल मसल फर्दर बंडल्स पर मुश्तमिल होता है। मसल बंडल्स पर मुश्तमिल है। इन मसल बंडल्स को फेसिकल्स भी कहा जाता है। फेसिकल्स जैसे आप देख सकते हैं कि सामने जो डायग्राम नजर आ रही है, इसमें हमें ये मसल बंडल 6 मसल बंडल नजर आ रहे हैं। और ये बंडल किस चीज के हैं? ये फाइबर्स के हैं, धागों पर मुश्तमिल बंडल हैं। फिर हर बंडल के अंदर फाइबर्स पैक होते हैं और इन फाइबर्स को मसल फाइबर कहा जाता है। जैसे ये मसल फाइबर, और मसल फाइबर एक्चुअली मसल सेल है जो इलोंगेटेड है, फाइबर लाइक होता है। तो स्केलेटल मसल मुश्तमिल है बंडल्स पर, बंडल के अंदर पैक है मसल फाइबर या मसल सेल्स। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको मसल फाइबर्स नजर आ रहे हैं। अब ये जो मसल फाइबर हैं, इनके अंदर फर्दर बारीक धागे पैक होते हैं जिनको मायोफाइब्रल कहा जाता है। मायोफाइब्रल की भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा जिक्र कर ले ये मसल फाइबर कैसा होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था कि मसल फाइबर अनब्रांच्ड फाइबर है। इसकी मेम्ब्रेन आम सेल की तरह इसकी भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन इसको सार्कोलेमा कहा जाता है। सार्को का मतलब है मसल, लेमा का मतलब है मेम्ब्रेन। तो मसल फाइबर या मसल सेल की मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है। और हर सेल की तरह इसमें भी आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, लेकिन इस साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। सार्कोप्लाज्म। फिर इसकी मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे बहुत सारे न्यूक्लिय भी मिलेंगे। ये जो मैं येलो कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, ये हैं न्यूक्लियाई। सार्कोलेमा के बिल्कुल नीचे मौजूद है। दीज आर न्यूक्लियाई। उसके बाद इस मसल सेल के अंदर एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, मायोग्लोबिन। और काफी ज्यादा क्वांटिटी में ये प्रोटीन मौजूद होती है। और मायोग्लोबिन आप जानते हैं कि ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ऑक्सीजन को बाइंड करने वाली, ऑक्सीजन को स्टोर करने वाली प्रोटीन है। तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में मायोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद है। इसी तरह मसल सेल के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है जिसको आप ग्लाइकोजन का नाम देते हैं। ये स्टोर्ड फूड है या इसको रिजर्व फूड भी कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है एक मसल फाइबर या मसल सेल की। अब इस मसल सेल के अंदर भी फाइबर्स पैक हैं, और इन फाइबर्स को मैं येलो कलर में ही ड्रॉ करने लगा हूं। मसल सेल के अंदर इतनी ही लंबाई के
और बारीक धागे पैक हैं जिनको मायोफाइब्रल्स का नाम दिया जाता है, मायोफाइब्रल्स। अब अगर हम यहां से एक मायोफाइब्रल निकालें और उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो एक मायोफाइब्रल कैसा नजर आएगा। दिस वन। पहले तो ये देखिए, जरा गौर कीजिए कि बड़ी स्ट्रक्चर है मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर मजीद छोटे छोटे थिन फाइबर पैक हैं लंबे फाइबर लेकिन थिन फाइबर हैं, मायोफाइब्रल। अब एक्चुअली मायोफाइब्रल के अंदर ही के ऊपर ही आपको वो स्ट्रिएशंस नजर आती हैं। एक्चुअली जो आपको मसल फाइबर के ऊपर स्ट्रिएशंस नजर आती है वो मसल फाइबर की अपनी स्ट्रिएशंस नहीं है, जो एक्चुअली उसके अंदर मायोफाइब्रल पैक हैं उनके ऊपर ये धारियां बनी हैं, बैंड बने हुए हैं, निशानात बने हुए, स्ट्रिप्स बनी हुई है। अब ये स्ट्रिप्स कौन कौन सी हैं ये भी देख लें। पहले तो आपको प्रोटीन की बनी हुई डिस्क नजर आएंगी जिनको जी डिस्क कहा जाता है। आप सामने डायग्राम पे भी देख सकते हैं, ग्रीन कलर से सर्कल किया है मैंने इनको, जी डिस्क। जी का मतलब होता है ज़ेविडिश, ज़ेविडिश का मतलब है बिटवीन, दरमियान में। तो ये प्रोटीन एक जी डिस्क से लेकर दूसरी जी डिस्क तक का जो एरिया है इसको हम सार्कोमियर का नाम देते हैं। और ये सार्कोमियर दरअसल कंट्रैक्टाइल यूनिट है, इतना हिस्सा कंट्रैक्ट करता है। तो आप कह सकते हैं कि मायोफाइब्रल बहुत सारे सार्कोमियर से मिलकर बना हुआ है, स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है, और ये स्मॉल यूनिट कंट्रैक्टाइल यूनिट है। तो एक सार्कोमियर की निशानी क्या बताई है कि इसकी बाउंड्री है 2 जी डिस्क है। अब ये सार्कोमियर कंट्रैक्ट करता है तो मायोफाइब्रल कंट्रैक्ट करते हैं, मायोफाइबर कंट्रैक्ट करेंगे तो मसल फाइबर कंट्रैक्ट करेगा, मसल फाइबर कंट्रैक्ट करेंगे तो मसल बंडल कंट्रैक्ट करेंगे, मसल बंडल कंट्रैक्ट करेंगे तो पूरा स्केलेटल मसल ही कंट्रैक्ट करेगा। यानी कंट्रैक्शन का ये प्रोसेस एक्चुअली किस स्मॉल यूनिट से शुरू होता है, सार्कोमियर से, और सार्कोमियर आगे किसका पार्ट है, मायोफाइब्रल्स। अब जी डिस्क से जी डिस्क तक सार्कोमियर है, सार्कोमियर के अंदर आपको फर्दर बैंड नजर आएंगे। वो बैंड कौन से हैं, सबसे पहले तो देखिए आपको आई बैंड या लाइट बैंड इसको कहा जाता है नजर आएगा। अब आई बैंड या लाइट बैंड जो है इसलिए कह रहे हैं कि ओवरऑल माइक्रोस्कोप में देखें तो ये थोड़ा लाइट कलर का एरिया नजर आता है, इसको लाइट बैंड भी कहा जाता है हल्के रंग की वजह से। और इसको आई बैंड इसलिए कहते हैं कि आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक। ये लाइट की कोई पोलराइजेशन के हवाले से है, आप आपकी टेक्स्ट बुक पे चेक कीजिएगा आइसोट्रोपिक के बारे में। इसके बरक्स जो थोड़ा डार्क बैंड नजर आता है उसको ए बैंड कहा जाता है। अब इसको ए बैंड इसलिए कहते हैं कि ये एक्चुअली एन आइसोट्रोपिक है। ये भी आप चेक करें टेक्स्ट बुक पे कि लाइट की पोलराइजेशन के बारे में, इसके बारे में क्या लिखा है। लेकिन इसको डार्क बैंड भी कहा जाता है क्योंकि माइक्रोस्कोप में इतना हिस्सा आपको थोड़ा डार्क कलर का नजर आएगा, थोड़ा शेडी एरिया नजर आएगा, इसलिए इसको डार्क बैंड भी कहा जाता है।
अब सार्कोमियर के सेंटर में एक एच जोन थोड़ा ब्राइट एरिया नजर आएगा। बल्कि इसको मैं अगर एक और एंगल से बात करूं कि जो ए बैंड, ये डार्क बैंड है ना, सारा डार्क बैंड है, लेकिन इसके सेंटर में छोटा सा एरिया थोड़ा ब्राइट कलर का होगा। समझिए कि डार्क बैंड जो है ये डार्क बैकग्राउंड है और इसके सेंटर में छोटा सा एरिया थोड़ा ब्राइट है, चमकदार है। एच का एक्चुअली मतलब होता है हेले, और हेले का मतलब होता है ब्राइट। हेले का मतलब है ब्राइट। फिर एच जोन के अंदर एक और डार्क लाइन नजर आती है, पतली सी एक डार्क लाइन नजर आती है, उसको एम लाइन का नाम दिया जाता है। मैं भी एक और डायग्राम दिखाता हूं, उसमें और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। तो बेटा ये एक सार्कोमियर की कंडीशन आपको नजर आ रही है। तो इसका अंदर मायोफाइब्रल के ऊपर जितने भी सार्कोमियर यूनिट होंगे, सबकी स्ट्रक्चर इसी तरह की है। तो ईच सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 जी लाइन, जो एक्चुअली सार्कोमियर की बाउंड्री है, ये प्रोटीन से बनी हुई है जी लाइन। फिर उसके बाद आई बैंड या लाइट बैंड है, हल्के रंग का नजर आता है। फिर उसके बाद डार्क बैंड है या ए बैंड थोड़ा गहरे रंग का नजर आता है माइक्रोस्कोप में। फिर डार्क बैंड के अंदर सेंटर में ब्राइट एरिया होता है एच जोन। फिर एच जोन के अंदर एक डार्क लाइन होती है जिसको एम लाइन कहा जाता है। अब अगर इसको एक और एंगल से देखें कि एक्चुअली माइक्रोस्कोप के नीचे सार्कोमियर कैसा नजर आता है, तो वो भी जरा चेक कर। ये डायग्राम आप चेक करें, ये जिसको मैं टिक कर रहा हूं, ये डायग्राम जिसके ऊपर मैं हाईलाइट की है जी, जी लाइन आपको नजर आ रही है। और ए बैंड और आई बैंड के कलर का जरा फर्क देखें। आई बैंड थोड़ा लाइट लाइट कलर का हिस्सा नजर आ रहा है, जबकि ए बैंड थिक एरिया। फिर आप जरा चेक करें, ए बैंड के अंदर फिर थोड़ा लाइट एरिया है जिसको एच जोन लेबल किया हुआ है डार्क बैंड ही, लेकिन डार्क बैंड में थोड़ा सा एरिया ऐसा है कि जो निस्बतन लाइट कलर का है, इसको क्या कह रहे हैं हम, एच जोन। और एच जोन के अंदर फिर एक लाइन नजर आ रही है जिसको मिड लाइन या एम लाइन का नाम दिया जाता है, मिड लाइन या एम लाइन। तो ये एक सार्कोमियर है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सार्कोमियर है, इसमें ये जो बैंड है, ये एक्चुअली बैंड किस चीज के बने हुए हैं? तो बेटा सार्कोमियर में फर्दर फिलामेंट्स हैं। अगर हम इसको अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अगर आप सार्कोमियर को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो सार्कोमियर के अंदर फर्दर एक्चुअली प्रोटीन्स हैं। और इन प्रोटीन फाइबर्स को क्या कहा जाता है जी, मायोफिलामेंट्स। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सार्कोमियर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये फर्दर फिलामेंट्स पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक लेने लगा हूँ, जरा मैं दोबारा बताने लगा हूँ कि स्ट्रक्चर का सेटअप क्या है। स्केलेटल मसल में मौजूद है बंडल, बंडल के अंदर मौजूद है मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर मौजूद है मायोफाइब्रल, मायोफाइब्रल के अंदर मौजूद है सार्कोमियर, और सार्कोमियर के अंदर फर्दर फिलामेंट मौजूद है, प्रोटीन फिलामेंट मौजूद है, जिनको हम मायोफिलामेंट्स का नाम। अब मायोफिलामेंट्स, इसको पढ़ने के बाद हमें अंदाजा होगा कि डार्क बैंड क्यों है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और लाइट बैंड की कंपोजिशन क्या है। जरा गौर से इसको देखिएगा, मायोफिलामेंट की स्ट्रक्चर। पहले तो आप देखें जी लाइन आपको नजर आ रही होंगी,
एक जी लाइन और एक जी लाइन। फिर आपको जो आई बैंड लिखा हुआ है जिसको, उतने हिस्से में थिन फिलामेंट्स हैं, जिनको सामने डायग्राम में रेड कलर के धागे बने हुए हैं, तो ये हैं थिन फिलामेंट क्योंकि इनकी थिकनेस कम है। और फिर आपको जो ब्लू कलर के फाइबर बने नजर आ रहे हैं, उन ब्लू कलर के फाइबर्स को कहा जाता है थिक फिलामेंट। अब जरा बात गौर से सुनिएगा। आई बैंड सार्कोमियर का वो हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ थिन फिलामेंट होते हैं। जितने पोर्शन में सिर्फ थिन फिलामेंट हैं, उतना पोर्शन क्या कहलाता है? आई बैंड। चेक कर ले सारे डायग्राम पे। चलिए मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करता हूँ, जूम करता हूँ, आप जरा चेक करें। ये जिसको आई बैंड लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ रेड कलर के फिलामेंट नजर आ रहे हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? थिन फिलामेंट। जबकि डार्क बैंड ए बैंड में ओवरलैपिंग है, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दोनों मौजूद है। ये मैं ए बैंड वाला एरिया जूम कर रहा हूं, देखें यहाँ पे रेड कलर के फिलामेंट भी हैं और ब्लू कलर के फिलामेंट भी हैं। इट मीन कि ए बैंड के अंदर आपको दोनों टाइप के फिलामेंट मिलेंगे, कम डायमीटर वाले भी, ज्यादा डायमीटर वाले भी, थिन फिलामेंट भी और थिक फिलामेंट, बोथ आर प्रेजेंट। अब आपकी बुक में एक लाइन लिखी है कि लास्ट लाइन है इस पेज की, जो पेज हम पढ़े हैं आपकी टेक्स्ट बुक पे, कि ईच थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 थिन फिलामेंट। आई थिंक सो यही लाइन है, जरा कंफर्म कर लें इसको। तो एक थिक फिलामेंट के इर्द गिर्द 6 थिन फिलामेंट होते हैं। अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है। वो कैसे कंफ्यूजिंग है? ये स्क्रीन पे बेटा उतना हिस्सा देखिएगा जितना हिस्सा मैं सर्कल करने लगा हूं ग्रीन कलर से। ओके, यहाँ पे तो मुझे तो नजर ये आ रहा है कि एक थिक फिलामेंट के इर्द गिर्द 4 थिन फिलामेंट है। 6 कैसे हो गए? इसमें बड़ी एक यूनिक बात आपने पता क्या याद रखनी है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी कंसेप्चुअल बात भी है। वो ये कि मसल के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं वो सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं। इट मीन मायोफाइब्रल भी सिलेंड्रिकल हैं, और उनके ऊपर जो ये सार्कोमियर बने हुए हैं ये भी सिलेंड्रिकल हैं। अब इन फिलामेंट की अरेंजमेंट एक्चुअली सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है। ये तो हमने सिंपल एक बीच में थिक फिलामेंट बना के राइट साइड पे भी इसके दो शो कर दिए, थिन फिलामेंट रेड कलर के, लेफ्ट साइड पे भी कर दिए, लेकिन एक्चुअली आप ये समझें कि थिक फिलामेंट सेंटर में है और इसके इर्द गिर्द स्फेरिकल फॉर्म में सिलेंड्रिकल पोजीशन पे इसके इर्द गिर्द गोलाई में कौन से फिलामेंट अरेंज हैं? थिन फिलामेंट अरेंज। सिलेंडर जो आपने पढ़ा है फिजिक्स में, सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये थिक फिलामेंट रॉड की तरह सेंटर में है और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ 6 थिन फिलामेंट अरेंज। तो डायग्राम जब आप अपनी बुक पे देखते हैं या इस तरह के डायग्राम आप देखते हैं, तो ये एक्चुअली एक सेक्शन है, एक वन डायमेंशन डायग्राम आपको नजर आ रही है, तो इसलिए आपको लगता है कि एक थिक फिलामेंट के इर्द गिर्द 4 थिन फिलामेंट है, लेकिन एक्चुअली ये 6 थिन फिलामेंट होते हैं। ओके, अब बताएंगे मायोफिलामेंट कितनी टाइप के हैं? 2, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। तो सार्कोमियर के जिस हिस्से में सिर्फ थिन फिलामेंट होंगे, उतने हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? आई बैंड या लाइट बैंड।
सार्कोमियर के जितने हिस्से में दोनों टाइप के फिलामेंट होंगे, थिन भी और थिक भी, उतने हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? ए बैंड या डार्क बैंड। अब यहाँ पे एक और बात आप देखें कि थिन फिलामेंट जो हैं ये तो जी लाइन के साथ डायरेक्ट अटैच नजर आ रहे हैं। जी लाइन और थिन फिलामेंट ये आपस में डायरेक्ट अटैच हैं। लेकिन थिक फिलामेंट और जी लाइन के दरमियान एक और प्रोटीन होती है जिसको टाइटन प्रोटीन कहते हैं। इसको ग्रीन कलर से सामने स्क्रीन वाली डायग्राम में शो किया हुआ है कि ब्लू कलर का फिलामेंट थिक फिलामेंट है, ये जी लाइन के साथ अटैच है और एक और प्रोटीन के थ्रू अटैच है जिसको हम टाइटन प्रोटीन का नाम देते हैं। तो ये हवा में मुअल्लक नहीं है कि रॉड शेप स्ट्रक्चर जो है थिक फिलामेंट, इसको भी जी लाइन के साथ कनेक्ट किया गया है। अच्छा, अब जो थिन फिलामेंट है ये थिन फिलामेंट क्यों है और जो थिक है ये थिक क्यों है? इन फिलामेंट को ओपन करें तो इनके अंदर एक्चुअली प्रोटीन मौजूद है। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो अब ये प्रोटीन कौन सी है इसकी बात कर लेते हैं। तो मायोफिलामेंट हैं दो टाइप के, थिन और थिक, और ये फिलामेंट फर्दर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन कौन सी है? पहले तो हम थिन फिलामेंट को देख लेते हैं। थिन फिलामेंट एक्चुअली तीन किस्म की प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है। एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। वो जो बारीक सी लाइन आपने डायग्राम में देखी और आप इसको कह दिए ये थिन फिलामेंट है, लेकिन एक्चुअली इस थिन फिलामेंट में तीन टाइप की प्रोटीन मौजूद हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन प्रोटीन जो है ये खुद तो एक प्रोटीन बेटा, ये स्फेरिकल प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर, मोती की तरह। अब बहुत सारे ये एक्टिन मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएं तो मोतियों की एक लड़ी बन जाती है जिसको एक्टिन फिलामेंट कहेंगे आप। और दो एक्टिन फिलामेंट आपस में ट्विस्टेड हैं, सामने डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्लू कलर के दो एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के साथ रैप्ड है, ट्विस्टेड है। फिर इन एक्टिन प्रोटीन के ऊपर एक्चुअली कैविटीज बनी होती हैं जिनको हम बाइंडिंग साइट का नाम देते हैं। ये मैंने स्क्रीन पे रेड कलर में इनको मेंशन कर दिया। याद रखें, ये जो आपको एक्टिन प्रोटीन नजर आ रही हैं, एक्टिन प्रोटीन के ऊपर कैविटीज बनी होती हैं। इनके ऊपर कैविटीज बनी हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? बाइंडिंग साइट। ये किसकी बाइंडिंग साइट है वो अभी बात कर लेते हैं। अब एक्टिन फिलामेंट के ऊपर फिर धागे जैसे फिलामेंट और लिपटे हुए हैं जिनको ट्रोपोमायोसिन कहा जाता है। ट्रोपोमायोसिन फाइब्रस प्रोटीन है और ये भी दो पॉलीपेप्टाइड होती है जो एक्टिन की फिलामेंट के इर्द गिर्द लिपटी है। फिर देख लें, एक्टिन फिलामेंट कितने हैं? दो, जो हेलिकल फैशन में एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं। फिर इनके ऊपर धागे जैसे दो पॉलीपेप्टाइड और हैं, ट्रोपोमायोसिन, और ये भी इसके इर्द गिर्द लिपटे हुए हैं। अब ये याद रखें कि अगर मसल कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, तो ये ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन इस तरह से होती है कि इन्होंने एक्टिन की बाइंडिंग साइट को ढांपा होता है, ऐसे जैसे मैंने स्क्रीन पे ग्रीन कलर का धागा अटैच किया। तो ट्रोपोमायोसिन इस अंदाज में लिपटे होंगे कि वो एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट को कवर किए होंगे, कैविटीज को कवर किए होंगे। यानी कैविटीज अनकवर्ड नहीं रही, उनके ऊपर कवरिंग किसकी है? ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन की। फिर उसके बाद प्रोटीन है जी ट्रोपोनिन। ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन है और मैं इसको स्क्रीन पे ही ड्रा करने लगा हूं येलो कलर में। अब ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है वो एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन तो है ही, ये खुद तीन पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। ट्रोपोनिन प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन है लेकिन ये फर्दर तीन पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल है। एक पॉलीपेप्टाइड या एक साइड इसकी टच करती है एक्टिन के साथ,
एक इसकी पॉलीपेप्टाइड टच करती है ट्रोपोमायोसिन के साथ, और एक ऊपर फ्री फॉर्म में पड़ी हुई है जहां पे बाद में आके कैल्शियम आयन ने अटैच होना होता है और कंट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर देख लीजिएगा जी, थिन फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ प्रोटीन। एक्टिन जो बीडेड स्ट्रिंग है, मोतियों की लड़ी जैसी हैं, दो हैं आपस में ट्विस्टेड है। ट्रोपोमायोसिन फाइब्रस प्रोटीन है और ये एक्टिन के इर्द गिर्द लिपटी होती हैं, और स्पेशली एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट होती हैं उनको कवर किया होता है इन्होंने। फिर ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन ग्लोबुलर प्रोटीन है। फर्दर इसकी 3 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, एक एक्टिन के साथ टच करती है, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ टच करती है, और एक कैविटी की शक्ल में फ्री है जहां बाद में आके कैल्शियम आयन ने अटैच होना है और मसल कंट्रैक्शन का प्रोसेस भी स्टार्ट होना है। अब बात कर लेते हैं थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट को अगर आप गौर से देखें जनाब, तो थिक फिलामेंट में आपको दो पार्ट नजर आते हैं। एक तो इसका ये हिस्सा है जो फिलामेंट की तरह का नजर आ रहा है, डायग्राम देखिए, ये रेड कलर में जो मैं शो कर रहा हूं, ये थिक फिलामेंट का वो पोर्शन है जो धागे जैसा नजर आ रहा है, इसको हम थिक फिलामेंट ही कह रहे हैं। और इसके ऊपर हुक्स बनी हुई हैं जिनको मायोसिन हेड का नाम दिया जा रहा है, या इनको हम क्रॉस ब्रिजेस का नाम भी देते हैं, क्योंकि इन्होंने मसल कंट्रैक्शन के दौरान एक्टिन के साथ कनेक्शन बनाना है। अब समझिए कि एक्टिन के ऊपर कैविटीज या बाइंडिंग साइट एक्चुअली किसको अटैच करने के लिए हैं? थिक फिलामेंट की हुक्स को अटैच करने के लिए। तो जब तक मसल कंट्रैक्ट नहीं कर रहा तो एक्टिन की बाइंडिंग साइट कवर है, थिक फिलामेंट की हुक अटैच नहीं हो रही, मसल कंट्रैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, कैसे डेवलप हुई है, वो देखिए जरा जी। अब थिक फिलामेंट को मजीद देखें ना, तो इसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद है वो मायोसिन प्रोटीन मौजूद है, मायोसिन। और मायोसिन प्रोटीन के दो पार्ट हैं, एक इसका पार्ट होता है टेल, ये वाला, और फिर इसके दो ग्लोबुलर हेड बने होते हैं। अब अरेंजमेंट किस तरह से है कि ये जो टेल वाला हिस्सा है ये एक दूसरे के साथ सिलेंड्रिकल फैशन में अटैच हो जाता है, थिक फिलामेंट बनता है। लेकिन जिनके हेड होते हैं वो थिक फिलामेंट के ऊपर और नीचे लटके हुए होते हैं हुक्स की शक्ल में। याद रहे कि ये पूरा थिक फिलामेंट सिलेंड्रिकल है। अब जरा इमेजिन करें, बड़ी खूबसूरत ये जो है अल्लाह ने सिमेट्री बनाई हुई है, जरा गौर फरमाइएगा। थिक फिलामेंट सिलेंड्रिकल है, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ ये हुक्स लटकी हुई हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि थिक फिलामेंट के चारों तरफ सिलेंड्रिकल फैशन में क्या रेंज हैं? थिन फिलामेंट। तो फिर उनके साथ बाइंड करने के लिए हुक्स भी कहां पे होनी चाहिए? थिक फिलामेंट के चारों तरफ होनी चाहिए। अब यहाँ पे फिर ये भी गलतफहमी दूर कर ले दोबारा, ये डायग्राम देखें, इसमें भी हमें यही लग रहा है कि शायद हुक्स जो होती हैं वो सिर्फ थिक फिलामेंट के ऊपर नीचे मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं है, ये जो क्रॉस ब्रिजेस है ये थिक फिलामेंट में के ऊपर सिलेंड्रिकल फैशन में अरेंज है। मैं लास्ट पे इसको रिवाइज करने लगा हूं जी। स्केलेटल मसल के अंदर क्या है? मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स, मसल फाइबर के अंदर पैक है मायोफाइब्रल्स, मायोफाइब्रल्स बने हैं सार्कोमियर यूनिट से, और सार्कोमियर यूनिट के अंदर मौजूद है मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट हैं थिक और थिन, और इन फिलामेंट के अंदर हैं प्रोटीन्स। थिन फिलामेंट में 3 किस्म की प्रोटीन है, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। और थिक फिलामेंट बना हुआ है इस प्रोटीन से, सिर्फ मायोसिन प्रोटीन से। और मायोसिन प्रोटीन के दो पार्ट हैं, एक उसकी टेल है जो एक्चुअली 2 पॉलीपेप्टाइड पे मुश्तमिल है, और 2 इसके हेड होते हैं जिनको हम ग्लोबुलर हेड भी कह सकते हैं, इनको क्रॉस ब्रिज भी कह सकते हैं। तो आप मेरे से भी बताएगा फाइनल बात
कि मसल हमारा हर वक्त कंट्रैक्ट क्यों नहीं करता रहता, सारी स्ट्रक्चर तो मसल में हर वक्त मौजूद हैं, तो ये हर वक्त जो क्रॉस ब्रिजेस हैं ये एक्टिन प्रोटीन के साथ क्यों नहीं अटैच होती, ये हुक्स हर वक्त एक्टिन प्रोटीन के साथ क्यों नहीं अटैच होती। इसलिए कि एक्टिन प्रोटीन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है वो हर वक्त एक्सपोज नहीं है, हर वक्त वो बाइंडिंग साइट ओपन नहीं है, हर वक्त वो अनकवर्ड नहीं है। उनको किस प्रोटीन ने कवर किया हुआ है? ट्रोपोमायोसिन। जब मसल कंट्रैक्शन होनी होगी तो ये बाइंडिंग साइट एक्सपोज कर दी जाती हैं, अनकवर्ड कर दी जाती हैं, क्रॉस ब्रिजेस इनके साथ अटैच होते हैं और मसल कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब ये मसल कंट्रैक्शन कैसे होती है, ये हमारा कल का टॉपिक होगा, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि अब इस सारी स्ट्रक्चर के साथ मसल किस तरह से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। जी, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर जी। ओके, इट इज क्लियर। चलें जी, इसको अब पढ़िएगा, लेक्चर रिकॉर्डेड भी है, वो भी